हेलो दोस्तों, आज हमारी सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज का 9th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन यानी कि स्कैनएफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे। स्कैनएफ फंक्शन is used to get input from standard input devices and to store it to the variables। स्कैनएफ फंक्शन क्या करता है? ये किसी भी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से इनपुट लेकर कोई वैल्यू लेकर, जैसे कीबोर्ड से हम कोई वैल्यू टाइप करेंगे, वो वैल्यू लेकर इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करता है। इट इज बिल्ट इन फंक्शन। द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन द हेडर फाइल stdio.h। देखो, कोई भी फंक्शन हमारे पास होता है, उसकी हम बॉडी बनाते हैं, उसे कोई भी काम करवाने के लिए जो भी हमने काम करवाना होता है उसकी बॉडी हम बनाते हैं। परंतु स्कैनएफ फंक्शन की बॉडी पहले ही एक फाइल में बनी हुई है जिसे हम stdio.h कहते हैं। इस हेडर फाइल में इसकी बॉडी पहले से ही डिफाइंड है। इसमें वो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं जो किसी भी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से वैल्यू को लेकर उसके साथ स्पेसिफाइड वेरिएबल में स्टोर करवाती है। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास स्कैनएफ फंक्शन का नेम आता है, उसके बाद इसमें कंट्रोल स्ट्रिंग आती है। कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होती है? वो एक डाटा फॉर्मेट करैक्टर होता है। वो डाटा फॉर्मेट करैक्टर्स उस टाइप को इंडिकेट करता है जिस टाइप की वैल्यू हम उस वेरिएबल या किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी होती है। उसके बाद इसकी आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, ये एड्रेस होता है और आर्ग्यूमेंट्स 1 2 3 एंड n आर्ग्यूमेंट्स जितनी भी हमने वेरिएबल्स यहाँ पर दिए गए होंगे और उसी के हिसाब में जो जहाँ पर हमने डाटा फॉर्मेट करैक्टर्स एज ए कंट्रोल स्ट्रिंग दिए होंगे वो क्या करेगा, उन वेरिएबल्स में उन वैल्यू को स्टोर करेगा। आगे हम देखते हैं कैसे। अगर हम इस स्कैनएफ फंक्शन की बात करें तो सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन किया गया है ए, और उसमें सपोज करो कोई वैल्यू हमने स्टोर करवानी है। तो स्कैनएफ फंक्शन में हमने %d एज ए कंट्रोल स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया है। इट मींस स्कैनएफ फंक्शन अब किसी भी इंटीजर वैल्यू को पकड़ने वाला है। तो कीबोर्ड से हम कोई वैल्यू एंटर कर रहे हैं, सपोज करो हमने वैल्यू एंटर की 5 वैल्यू एंटर की और स्कैनएफ फंक्शन ने कीबोर्ड से वैल्यू ली 5 और साथ में इस ए का एड्रेस, ये एम्परसेंड का साइन है, ये एड्रेस को इंडिकेट करता है और ए का एड्रेस कितना है 102। मान लो यहाँ पर 102 आ गया और हमारे पास यहाँ पर 5 आ गया। अब स्कैनएफ क्या करेगा, जो कीबोर्ड से वैल्यू ली है 5 और साथ में इस वेरिएबल का एड्रेस सपोज 102, इस दोनों को पास कर देगा किसको, stdio.h में इसकी जो डेफिनेशन उसको, और उस फाइल में जो स्कैनएफ फंक्शन है उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो क्या करेगी, इन दोनों चीज़ों को रिसीव करेगी और फिर क्या करेगी, उस फाइल को इस एड्रेस पे स्टोर कर देगी 5। तो इसी तरह ये फंक्शन स्कैनएफ काम करता है। किसी भी कीबोर्ड से जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से वैल्यू लेता है और जो उसमें एज ए आर्ग्यूमेंट वेरिएबल्स दिए गए हैं, साथ में उनके एड्रेस ऑपरेटर लगाया गया है, वो पास कर देता है अपनी stdio.h में डिफाइन किए गए स्कैनएफ की स्टेटमेंट्स को। वो स्टेटमेंट क्या करती है,
उस वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर करवा देती है। आगे हम देखते हैं, जैसे एक और फंक्शन लिया है हमने बी, ये क्या करे, हमने परसेंट जहां पर सी दिया है एज ए डाटा फॉर्मेट करेक्टर। ये डाटा फॉर्मेट करेक्टर क्या करेगा, वो एज ए करेक्टर किसी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, मतलब करेक्टर टाइप वैल्यू को गेट करने के लिए ये हमने परसेंट सी लगाई है, और फिर वो वेरिएबल बी जो किसी करेक्टर टाइप का होगा उसमें वो स्टोर करवाएगा। इसी तरह हमने किसी फ्लोट वैल्यू को गेट करना है तो हम यहाँ पर परसेंट एफ लगाएंगे। अगर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर करनी है, डिफरेंट वैल्यूज या सेम वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग परसेंट डी करेक्टर्स उसके कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स के लिए लगाएंगे। अगर हमने मिक्स्ड मोड में कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, सपोज करो ये परसेंट डी है, परसेंट एफ है, परसेंट डी है, तो फिर यहाँ पर ये परसेंट डी किसके लिए यूज होता है, इंटीजर के लिए। तो यहाँ पर फिर जो वेरिएबल आई डिक्लेयर किया हमने, सॉरी एल डिक्लेयर किया है, वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। यहाँ पर हमने सेकंड जो कंट्रोल स्ट्रिंग लिया वो परसेंट एफ, तो फिर एम किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का। थर्ड हमने फिर इंटीजर वेरिएबल के लिए जो परसेंट डी लिया है, तो जो फिर पी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। इसलिए हम किसी भी स्कैनएफ फंक्शन से मिक्स्ड डाटा टाइप्स का डाटा भी हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं। हम सिंपल शब्दों में ये कह सकते हैं कि स्कैनएफ कीबोर्ड से डाटा एक्सेप्ट करता है, और ये अलग अलग टाइप का डाटा एक्सेप्ट कर सकता है, जिसमें हम कोई करेक्टर टाइप भी हो सकती है, इंटीजर टाइप भी हो सकती है, फ्लोट टाइप भी हो सकती है, और कोई लॉन्ग टाइप भी हो सकती है, डबल टाइप भी हो सकती है, शॉर्ट इंटीजर भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि स्कैनएफ जो है अलग अलग तरह की वैल्यूज को गेट करता है और उसे कीबोर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाता है। अगर हम स्कैनएफ फंक्शन को थोड़ा और समझें, सपोज करो हम ये एक प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है इंट ए। ये स्टेटमेंट क्या करेगी, कहीं ना कहीं कोई स्पेस कवर करेगी। सपोज करो यहाँ पर उसने एक स्पेस कवर कर ली 2 बाइट्स, और उसका नाम क्या रख दिया, ए। अब इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 109, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 109। जब वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू इसमें स्टोर होगी। सपोज करो ये वाली कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है जहां पर, और अब हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट के सहारे इस ए की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहे, तो हमारे पास मैसेज क्या प्रिंट होगा, दी वैल्यू ऑफ ए इज, और ये वाली गार्बेज वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाए। फिर हमने क्या किया, सपोज करो हमने क्या किया, इस ए में 10 स्टोर करवा दिया, मतलब जो गार्बेज वैल्यू पड़ी थी उसको हमने ओवरराइट करवाना है, और उसमें क्या स्टोर करवा दिया, 10। ठीक है, और फिर printf वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी ए, इस ए की वैल्यू फिर प्रिंट करवानी चाहिए। अब उसने क्या प्रिंट करवाई है, वैल्यू ऑफ ए इज 10। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो भी वैल्यू यहाँ पर असाइन करेंगे ए को, वो वैल्यू वहां पर प्रिंट होगी। परंतु ये तो प्रोग्राम में दी गई है, हम चाहते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम को रन करें तब जो वैल्यू वो हमसे पूछे वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो। इस प्रोग्राम में तो ऐसा है, जितनी बार भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे वो 10 ही प्रिंट करवाएगा। जब हम इस वैल्यू को चेंज करेंगे तब वो उस वैल्यू को चेंज करेगा। परंतु हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि जब हम वो प्रोग्राम को रन करें, जो भी वैल्यू एंटर करें तो वो उस वैल्यू को प्रिंट करवाए। देखो कैसे, सपोज करो हम इस प्रोग्राम की बात फिर करते हैं एक बार। अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया कि इस स्टेटमेंट से 2 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए,
एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, सपोज करो ए यहाँ पर डिक्लेयर हो गया और इसमें कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज होगी 10, और एक बी वेरिएबल कहीं ना कहीं और जहां पर उसको स्पेस मिली वहां पर वो डिक्लेयर हो गया बी, और उसमें हमने क्या असाइन करवा दिया 20, और हमने जो एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लगाई एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, तो वो मैसेज क्या है, सम ऑफ ए एंड बी इज परसेंट डी ए प्लस बी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है हमारे पास 20, ये दोनों प्लस होकर क्या बन गया 30। अब ये मैसेज क्या प्रिंट करवाएगा, सम ऑफ ए एंड बी इज 30। जितनी बार भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो एवरी टाइम 30 ही प्रिंट करेगा, जब तक हम इस वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेंज नहीं करते। पर हम तो प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि जब भी हम प्रोग्राम रन करें हमसे वो वैल्यूज पूछे, और जो भी वैल्यूज हम एंटर करें वो उस वैल्यू को प्रिंट करवाए, या उसके सम को प्रिंट करवाए, या हम जो भी ऑपरेशन करें उसका रिजल्ट वो प्रिंट करवाए। आगे देखते हैं। अब हम इस प्रोग्राम में देखते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, जैसे हमारे पास fval और svl, और कहीं ना कहीं जाकर हमारे पास एक सम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, और हमने कोई वैल्यू इसमें स्टोर नहीं करवाई, इसलिए इसमें कोई ना कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो पहले जो 3 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, ठीक है, और इसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी एंटर फर्स्ट वैल्यू। सपोज करो हमने फर्स्ट वैल्यू एंटर की 10 और एफ वेल में हमने उसको गेट करवाया है और वहां पर वो 10 स्टोर हो गई। उसके बाद फिर स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर सेकंड वैल्यू, हम एक वैल्यू एंटर करते हैं 7, तो वो किस वेरिएबल में स्टोर होगी, एस वेल, मतलब सेकंड वैल्यू इस वेरिएबल में वो स्टोर होगी। फिर वो थर्ड स्टेटमेंट चलाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या करेगी, एफ वेल और एस वेल दो वेरिएबल्स को सम करके उसको एक सम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा देगी। यहाँ पर ये मानकर चलना एस छोटी एस है, बड़ी एस नहीं है, सम, ठीक है। जब ये स्टेटमेंट चलेगी यहाँ पर क्या होगा, एफ वेल और एस वेल दोनों वेरिएबल का सम होकर 70 यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ये हमें क्या स्टोर करवाएगी, सम ऑफ बोथ वैल्यूज इज 70, मतलब सम की वैल्यू यहाँ पर। अब हम कंप्यूटर पे इन प्रोग्राम्स की एक्सरसाइज करते हैं, आओ देखिए। अब हम क्या करते हैं, पहले एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक फिक्स वैल्यू स्टोर करवाएंगे और उसको प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले हमको वो फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, हेडर फाइल, जिसमें स्कैनफ की जो बॉडी है हमारे पास वो कौन सी फाइल है, stdio.h। तो अब हम मेन फंक्शन को देंगे, फिर वाइड क्या क्या मीनिंग है हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। और इसके बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट वैल्यू, सपोज करो हम उसका नाम रखा वैल्यू, और वैल्यू में हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं, सपोज करो 10। अब हम उसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज %d, ये वैल्यू, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने से पहले भी इसकी वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं। सपोज करो यहाँ पर हमने लगा दिया
ठीक है, अब हम इसको सेव करते हैं। सपोज सेव, और इसका नाम हमने .c देते हैं इस फाइल को। सपोज करो कोई नाम दे देते हैं हम prg1.c, कोई नाम दे दिया prg1.c। हमने डेस्कटॉप पे से सेव कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम F9 से हम उसको कंपाइल करेंगे और F10 से हम उसको रन करेंगे। पहले हमने F9 किया और हम इसको F10 करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या मैसेज प्रिंट हो गया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल जीरो वैल्यू। ये तो जीरो पहले किया गया, जीरो उसने गार्बेज वैल्यू उठाई है। और नेक्स्ट क्या गया, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 10। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज जीरो, यहाँ पर जीरो आई क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवाई, और यहाँ पर वैल्यू 10 आई क्योंकि हमने इसमें 10 वैल्यू स्टोर करवा दी है। अगर हम इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक एस्केप सीक्वेंस देते हैं \n, ठीक है, जो यहाँ पर दे सकते हैं या इसके शुरू में दे सकते हैं। अब इसको हम F9 से पहले कंपाइल करेंगे और F10 से इसको रन करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास वैल्यू वेरिएबल इज जीरो, वैल्यू वेरिएबल इज 10, उसकी वैल्यू 10 है। अगर हम कितनी बार भी इस प्रोग्राम को रन करें ये हमारे पास यही वैल्यू देगा, परंतु हम इस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, सपोज करो इसमें 100 कर दिया। अब इसको हम कंपाइल करके और रन करेंगे तो अब उसकी वैल्यू का आगे क्या आ गई हमारे पास, 0 और 100। जब हम यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पर तब वैल्यू चेंज होगी, परंतु हम चाहते हैं कि प्रोग्राम हमसे पूछे और जो भी वैल्यू हम एंटर करें वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करें। तो वो कैसे होता है देखो, हम फंक्शन लगाते हैं एक scanf के लिए। सपोज करो printf के लिए हमने हम जहाँ पर एक स्टेटमेंट लगाते हैं printf एंटर वैल्यू हमने लगा दिया, और उसके बाद हमने ये सेमीकोलन लगाना है एंड करने के लिए स्टेटमेंट का, और फिर हम लगाते हैं scanf वैल्यू गेट करने के लिए। scanf इंटीजर वैल्यू हमारे पास, हम लगाते हैं %d, और यहाँ पर m कॉमा लगा के एड्रेस, वेरिएबल कौन सा हमारे पास, वैल्यू, तो हमने एक वैल्यू नाम का वेरिएबल लगा दिया और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमसे पूछ रहा है एंटर वैल्यू, वो किस स्टेटमेंट की बदौलत पूछ रहा है, ये देखो हमने यहाँ पर लिखा था printf एंटर वैल्यू, ये वाला मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, और जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो scanf की तरफ से कर रहा है, क्योंकि जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो उस वैल्यू को उठाएगा और इस वैल्यू के एड्रेस को उठाएगा और पास कर देगा अपनी उन स्टेटमेंट्स को जो stdio.h में डिफाइन की गई है। देखो कैसे, सपोज करो मैं एंटर कर देता 45, प्रिंट किया, साथ में साथ मैसेज आ गया वेरिएबल वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 45। क्लियर? तो ये था हमारा प्रैक्टिकल ऑन कंप्यूटर्स। तो ऐसे आप आगे कुछ और प्रोग्राम करके देखें अपनी तरफ से, कोई सम करने का कोई और ऐसे। तो हम ये 3 प्रोग्राम्स है वो बनाकर देखते हैं। प्रोग्राम टू एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स एंड टू प्रिंट टोटल ऑफ obtained मार्क्स। अब हम क्या करेंगे, 3 सब्जेक्ट्स में मार्क्स एंटर करवाएंगे और उनका टोटल प्रिंट करवा कर देखते हैं। सपोज करो हमने 3, इस प्रोग्राम को दोबारा लिखते हैं। हमने 3 वेरिएबल ले ले, इंट, एक ले ले सपोज करो इंग्लिश, एक मैथ के लिए ले ले और एक साइंस के लिए लिया वेरिएबल। 3 वेरिएबल ले ले, इंग्लिश, मैथ और साइंस। अब हम एक मैसेज लगाते हैं printf एंटर मार्क्स फॉर
इंग्लिश, ठीक है। और उसके लिए स्कैनफ फंक्शन लगाते हैं और सपोज करो हमने इंटीजर वेरिएबल ऊपर लिए हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे %d और कंट्रोल स्ट्रिंग एड्रेस इंग्लिश। और हम मैथ के लिए भी लेते हैं और फिर मैथ से प्रिंट करवाना तो हम इसको क्या है कॉपी करते हैं। कैसे, एक बार कॉपी करने दो, कंट्रोल V और इसमें लगाते हैं एंटर मार्क्स फॉर मैथ। मैथमेटिक्स और यहाँ पर वेरिएबल हम देते हैं मैथ। और यहाँ पर फिर हमने एक लिया एंटर मार्क्स फॉर साइंस। साइंस और यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज करते हैं क्योंकि साइंस में मार्क्स हमने एंटर करवाने हैं। और अब हमने टोटल प्रिंट करवाना है। टोटल प्रिंट करवाने के लिए हम लिखते हैं प्रिंटफ टोटल obtained मार्क्स %d और कॉमा तीनों सब देते हैं इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस। इसको ये अब हम देखते हैं इसका क्या प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, क्या बना इसका। पहले हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S सेव किया, F9 और यहाँ पर F10। हमारे पास ये पूछ रहा है इस स्टेटमेंट की बदौलत उसने क्या किया, पहले 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, इंग्लिश मैथ और साइंस मेमोरी में। फिर उसने मैसेज प्रिंट कराया स्क्रीन पे, क्योंकि प्रिंट एफ होता है फंक्शन, वो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए है। उसने क्या मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर मार्क्स फॉर इंग्लिश, और कर्सर ब्लिंक कर रहा है इस स्कैन एफ के लिए। ये स्कैन एफ पूछ रहा है कि मैं कोई वैल्यू एंटर करवाओ, हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है, तो मैंने एंटर करवा दिए। सपोज करो मार्क्स इसके एंटर करवा दिए 58, एंटर प्रेस किया तो उसने क्या किया जी 58 मार्क्स लिए और इंग्लिश वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिए। अब ये स्टेटमेंट चल रही है फटाफट, साथ के साथ क्या एंटर मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स। अब वो इस स्कैन एफ की सहायता से कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वो मैथ के मार्क्स पूछ रहा है। सपोज करो मैंने एंटर करवा दिया 75। अब एंटर प्रेस करने पर वो क्या करेगा, इस 75 को एक्सेप्ट करेगा और मैथ के वेरिएबल पर स्टोर करवा देगा, उस स्पेस में, उस मेमोरी स्पेस में वो स्टोर करवा देगा। और एकदम बाद ही उसने फिर मैसेज प्रिंट किया एंटर मार्क्स फॉर साइंस। सपोज करो मैं एंटर कर देता हूँ 60। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा साथ ही साथ वो क्या करेगा, इस 60 को उस वेरिएबल साइंस वाले में स्टोर करवाएगा और साथ ही साथ में ये फटाफट नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स। टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर उसने क्या किया, इंग्लिश मैथ और साइंस तीनों सब्जेक्ट्स को टोटल किया और यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास क्या मैसेज आया, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स 193। अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, दोबारा फिर मैंने रन किया, अब मैं कोई और मार्क्स एंटर कर सकता हूँ। सपोज करो यहाँ पर 70 एंटर किए, यहाँ पर हमने 46 एंटर किए, यहाँ पर हमने 81 एंटर किए। अब उसने क्या हमें प्रिंट करवाया 197। पहले 193 प्रिंट करवा रहा था, अब उसने क्या करवाया 197, क्योंकि जो भी मैं वैल्यूज एंटर करूंगा वो वैल्यूज वो वहां पर प्रिंट करवाएगी। यही फायदा है इस स्कैन फंक्शन का, जो भी मन चाहिए हम वैल्यूज एंटर करें और उसका वो रिजल्ट लें जो हमें चाहिए। नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते थे, एक जहां पर वेरिएबल और ले सकते हैं टोटल के लिए, चलो टोटल, और यहां पर लिख सकते थे TOTL टोटल इज इक्वल टू ENG इंग्लिश प्लस
मैथ प्लस साइंस। हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया, हमने क्या किया, इन प्रिंट करवा कर तीनों का इस टोटल में स्टोर करवा दिया। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते थे, टोटल, TOT, टोटल। अब हम इसको सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं। रन किया तो उसने फिर मार्क्स पूछे, तो मैंने सपोज करो इसका 50 एंटर किया, इसका 70 एंटर किया, इसका 85 एंटर किया और उसने मार्क्स क्या दे दिया हमें, 205। तो रिजल्ट हमें वही मिलता है जो हमने चाहे, पर एक स्टेटमेंट और लगा दी। हमने देखना है कि कहाँ पर हमें कौन सी स्टेटमेंट चाहिए और कौन सी स्टेटमेंट हमें नहीं चाहिए। इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एक बार फिर देख लो। मेरे हिसाब से आपने ये प्रोग्राम देख लिया होगा और इसे समझ लिया होगा। कंप्यूटर पे भी आपने इसको ट्राई किया होगा। तो हम नेक्स्ट प्रोग्राम फिर करते हैं। अब हमने दूसरा प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम टू एंटर मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स एंड टू प्रिंट टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स एंड परसेंटेज मार्क्स। पहला प्रोग्राम तो है, इसमें हमने एडिशन करनी है परसेंटेज मार्क्स प्रिंट करवाने की। देखो कैसे। हम इस प्रोग्राम को पहले इंटीजर वेरिएबल के साथ करते हैं। सपोज करो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल लेते हैं, परसेंटेज, PER। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज करो PER इज इक्वल टू, हम ऑब्टेन्ड मार्क्स हमारे पास कितने हैं, टोटल, TOTAL, टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 300। हम मान के चल रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स है 100, इसलिए तीनों के कितने बन गए, 300। अब यहाँ पर हमने परसेंटेज मार्क्स प्रिंट करवाते हैं। इसको हम लेते हैं, कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर पेस्ट और परसेंटेज मार्क्स, और यहाँ पर टोटल की जगह हम लिखते हैं PER। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। सपोज करो मैंने एंटर कर 50, एंटर करा दिया हमने 46, एंटर करा दिया हमने सपोज करो 65। तो हमें परसेंटेज मार्क्स कितने मिल गए, 53। परंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि कभी कभी मार्क्स, जो परसेंटेज मार्क्स है, वो पॉइंट्स में भी होते हैं। इसीलिए हम जो भी हमारे पास ये वेरिएबल है, इनको फ्लोट भी ले सकते हैं। अगर हमने पॉइंट्स में कोई मार्क्स एंटर करने हैं तो इसको हम पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। अगर हम इन वेरिएबल्स को पॉइंट्स फ्लोट्स में लेंगे, ठीक है, इन वेरिएबल्स को फ्लोट में लेंगे तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, %f लगाना पड़ेगा। यहाँ पर %f, यहाँ पर %f, और यहाँ पर हमने डिवाइड करने के लिए 100.0, अब मल्टीप्लाई करने के लिए और 300.0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो मार्क्स क्या है, फ्लोट है। और यहाँ पर भी %f लगेगा और यहाँ पर भी %f लगेगा। तो हमारा ये फ्लोटिंग पॉइंट में हमें आंसर लेने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपका अनुभव कैसा रहता है इस प्रोग्राम को। और हमारा थर्ड प्रोग्राम हम देखते हैं कौन सा है। तो हमारा थर्ड प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हमें क्या करना है, अब 2 वेरिएबल्स में हमने वैल्यू स्टोर करवानी है और उन दोनों की वैल्यूज आपस में बदलनी है। तो हम पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं, ये कैसे होगा। सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल है ए,
और उसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर करवाई और हमारे पास एक वेरिएबल है बी और उसमें हमने सपोज करो 20 वैल्यू स्टोर करवाई। अगर हम ए की वैल्यू बी में करना चाहेंगे, ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी, तो इसमें क्या होगा, बी की वैल्यू इधर ओवरराइट हो जाएगी, इधर बन जाएगा 20। तो ये तो गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, किसी थर्ड वेरिएबल की सहायता लेंगे। सपोज करो हमारे पास एक वेरिएबल है सी, तो हम एक पहले एक स्टेटमेंट लगाएंगे, वो क्या होगी, सी इज इक्वल टू, सपोज करो हमने लगा दिया ए की वैल्यू हमने सी में दे दी, उधर राइट कर दी, तो इधर 10 है तो इधर क्या हो गया 10। फिर हम करेंगे ए इज इक्वल टू बी, इधर की वैल्यू इधर दे देंगे, इधर ओवरराइट कर देंगे, इधर क्या बन गया 20। फिर हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू सी, सी की वैल्यू b में चली गई, तो इधर क्या हो गया हमारे पास 10। तो हो गए ना दोनों वैल्यूज चेंज। इसको हम एक प्रोग्राम में करके देखते हैं कैसे। अब हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज करो हमने वेरिएबल ए इज इक्वल टू ए बी एंड सी, जिनको एक टेम्प वेरिएबल का नाम देते हैं टेम्प, ठीक है। सी कोई भी वेरिएबल का नाम हम दे सकते हैं। अब हम लिखते हैं printf एंटर टू वैल्यूज, दो वैल्यूज हम अब एक ही साथ एक स्कैनफ में एक ही साथ दो वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करवाएंगे। एंटर टू वैल्यूज फॉर ए एंड बी। स्कैनफ %d हमने दो वेरिएबल्स देने, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे कॉमा %a कॉमा %b। यहाँ पर हम लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू ए की वैल्यू टेम्प में कॉपी करेंगे और ए में बी की वैल्यू कॉपी करेंगे और ए की वैल्यू बी में और ए में बी की वैल्यू, और अब हम बी में टेम्प की वैल्यू। अब हम लगाते हैं प्रिंटफ वैल्यू ऑफ ए इज %d %d कॉमा ए। प्रिंटफ के आगे हमने ये अब हम लगाते हैं वैल्यू ऑफ b इज b। स्वैप करने से पहले भी हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं ताकि हमें पता लगे हमने कौन सी वैल्यू एंटर की। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। ये एरर आ गई, हाँ यहाँ पर हमने वो नहीं लगाया सेमीकोलन, हमें पता लग गया कि ये हमें एरर नहीं करनी है। अब एरर भी ज़ीरो है, वार्निंग भी ज़ीरो, और अब हम इसे कंपाइल करते हैं और हमें पूछ रहा है एंटर टू वैल्यू। मैंने दो वैल्यूज एंटर करनी है। सपोज करो मैं एंटर कर दिया 45 ए के लिए स्पेस और 50 बी के लिए। अब मैं एंटर प्रेस किया तो उसने क्या प्रेस किया
क्या प्रिंट करवाया, वैल्यू ऑफ ए इज 45, हमने 45 ए के लिए प्रिंट करवाई थी, और वैल्यू ऑफ बी इज 50। फिर उसके ने स्वैप करने के बाद क्या, वैल्यू ऑफ ए इज 50 और वैल्यू ऑफ बी इज 45, तो हो गई ना वैल्यू स्वैप। इसी तरह हम किसी तीसरी वेरिएबल की सहायता से दो वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक और मैसेज लगा सकते हैं आफ्टर स्वैपिंग या आफ्टर इंटरचेंजिंग। कैसे, देखो यहाँ पर तो हमने कोई मैसेज नहीं ना लगाया था, अब हम यहाँ पर मैसेज लगा सकते हैं प्रिंटर आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पर सेव किया F9 और F10 से हम इसे रन करते हैं, और हमें उसने क्या पूछा, एंटर टू वैल्यूज। सपोज करो मैं 78, और देखो स्कैनएफ से क्या करूँ, पहले हमने 45 और 50 एंटर की थी, अब मैं और कोई मनचाही वैल्यू एंटर करता हूँ, 78 स्पेस 98। अब उसने क्या प्रिंट कराया, ए की वैल्यू क्या है 78 और बी की वैल्यू 98, और आफ्टर स्वैपिंग के बाद वैल्यू क्या होगी 98 ए की होगी और बी की क्या होगी 78। यहाँ पर ए उसी लाइन में आ गया, तो ये क्या मिस्टेक होगी हमसे, हमने एस्केप सीक्वेंस नहीं लगाया, वो न्यू लाइन करेक्टर हमने नहीं एंटर किया। कैसे देखते हैं, यहाँ पर हमने न्यू लाइन करेक्टर n लगाना भूल गए थे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके दोबारा देखते हैं। सपोज करो हमने 10 15, ठीक है। अब आ गया हमारे 10 और 15, 15 और 10, आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास न्यू लाइन है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ थोड़ी सी मुश्किल लगती है समझने में, या आप चाहते हैं कि मेरे पढ़ाने का जो थोड़ा सा स्टाइल है वो चेंज हो, या कोई सुधार आप चाहते हो, तो प्लीज़ आपके कमेंट्स का वेलकम।